हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज एसएसटी पेपर 2 का 250 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके थे और आज हम 251 नंबर क्वेश्चन से आगे करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है सो मोटिवेट करता है और वीडियो अभी नया चैनल है तो ज़्यादा रीच नहीं है, तो आप लोगों का एक लाइक मेरे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। और वीडियो को जो है सो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा कथन सुलह ए कुल के विचार के बारे में सत्य है। तो सुलह ए कुल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यह विचार नैतिकता, ईमानदारी, न्याय, शांति की व्यवस्था पर केंद्रित था। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इस विचार के इर्द गिर्द शासन दर्शन बनाने का प्रयास किया गया, ये भी सही है। उसके बाद है कि शासन के इस सिद्धांत का जहांगीर और शाहजहां ने पालन नहीं किया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच थोड़ा भेदभाव आवश्यक था, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए, बी और सी सही है। तो ऑप्शन ए में है कि ए, बी और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और कारण के लिए है। कथन ए में है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया, यह कथन जो है सो बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका कारण दिया हुआ है कि मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली, और इसका कारण भी सही है। कथन एवं कारण दोनों सही है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही है और ए और आर की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था, क्या यह सही है। तो यह सही नहीं है। उसके बाद है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, जो कि बिल्कुल सही है। तवारीख के लेखक कहाँ रहते थे, तो वो नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये भी सही है कि वह जो है सो इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, 2 और 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये जो है सो बिल्कुल सही है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता था। उसके बाद है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था जिसे जात कहा जाता था, यह बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है लेकिन बी गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानों के दरबार में एक इतिहासकार मिनहाज ए सिराज के संबंध में सही है। मिनहाज ए सिराज के संबंध में कौन सा सही है। तो कथन ए है कि उसने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, यह बिल्कुल सही है। उसके बाद है
कि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और कथन ए और कथन बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में यह दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी को कहा जाता था, जो कि सही है। उसके बाद है सद्र। सद्र जो है सो धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री होता था, ये भी सही है। उसके बाद है इक्तादार। इक्तादार सैन्य कमांडर को कहा जाता था, जो कि सही है। और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था, ये भी सही है। तो इनमें से चारों सही है और किसी भी ऑप्शन में ए, बी और सी और डी नहीं दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शंस के अनुसार इसमें कोई नहीं है, लेकिन इसका चारों सही आंसर है। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इनमें से दिए गए सभी विकल्प सुमेलित हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने पर है, तो चलिए इसको सीधा देखकर याद कर लेते हैं। फर्रुख सियर का शासनकाल क्या था। तो फर्रुख सियर का शासनकाल 1713 से 1719 था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल 1759 से 1816 था। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 के बीच था। और आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 के बीच था। तो इन सब को आप लोगों को याद कर लेना है। ऐसे ही सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है, तो जितने भी राजा हैं उनके कार्यकाल आप लोगों को याद कर लेना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी मिलान के लिए है कि तोमर का जो है सो शासनकाल कब था। तो आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 में इसका शासनकाल था। और अनंगपाल 1130 से 1145 तक, और चौहान 1165 से 1192 तक, और फिर पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को कालक्रमानुसार लगाएं। ए में है प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन। बी में है ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। और ऑप्शन सी में है सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। उसके बाद है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो इसको कालानुक्रम में जो है सो व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे पहला कारक था, या सबसे पहले जो हुआ वह था सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम करना। उसके बाद प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन, और उसके बाद हुआ था नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। और सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर बी आएगा, ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। सबसे लास्ट में ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सी में है, तो यह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा वंशानुक्रम और कालक्रम से संबंधित घटना पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को सभी कालक्रम और सभी राजाओं के राज्य करने का जो कालक्रम है उसे ज़रूर याद कर लेना है। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए इसका सही आंसर दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के राज्य में जो है सो सबसे पहले तुर्क आए, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी वंश आए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। राजपूत वंश,
प्रारंभिक तुर्की शासक, सैयद वंश या मंगोल। तो इनमें से मंगोल जो है सो दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है। मंगोल दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं है, लेकिन राजपूत वंश, प्रारंभिक तुर्की शासक और सैयद वंश यह दिल्ली सल्तनत के भाग थे। तो मंगोल कहाँ का भाग था? तो मंगोल जो है सो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है। मंगोल कहाँ की जाति है? तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली एक जाति है, जिसका विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। आधुनिक युग में मंगोल लोग मंगोलिया, चीन और रूस में वास करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों किया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है कि प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत के समय में लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। उसके बाद और देखते हैं। उसके बाद है लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर दिया, यह भी सही है। उसके बाद है सल्तनत के समय में कागज सस्ता होता गया और अतीत को लिपिबद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया, यह भी सही है। तो बी, सी और डी, ऑप्शन बी, सी और डी, केवल सी ऑप्शन में है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? तो यह लेखांश जो है सो रजिया सुल्तान के लिए लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्यों? तो क्योंकि मंगोल उज़्बेकों से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुगल अपने मंगोल वंशीय संबंधों के स्थान पर तैमूर वंशीय संबंधों पर ज़्यादा बल या महत्व देते थे, क्योंकि मंगोल जो है सो उज़्बेकों से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में रुचि थी। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि वह उसे जो है विभिन्न धर्मों और उनके रीति रिवाजों में काफ़ी दिलचस्पी थी। अकबर सभी धर्मों को एक समान मानता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार था। मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार क्या था? तो केंद्रीकृत प्रशासनिक नीति और सम्राट का नियंत्रण, सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति, या भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था? तो यही इसका सही आंसर है कि मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार क्या था? तो मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार भूमि कर था, जो आय का मुख्य साधन होता था। तो अगर पूछे कि मुगल साम्राज्य की अस्थिरता का आधार क्या था, तो वह भूमि कर था। भूमि कर के कारण ही मुगल साम्राज्य में अस्थिरता बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए है कि बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। तो क्या बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे? तो जी यह बिल्कुल सही है कि बंजारे लोग जो है सो
वह बहुत महत्वपूर्ण होते थे और व्यापारी थे, और लेकिन वो खाना बदोश रहते थे, खाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे रहते थे, कहीं एक जगह वो नहीं रहते थे। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाज़ारों तक अन्न को पहुंचाने का काम कराया। ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का पहचान कीजिए। पहला है कि बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। ये भी सही है। तो कथन एक और अभिकथन और कथन दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अभिकथन है कि गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी, जो कि गलत है। उसके बाद यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण था और उसका लेखा जोखा सावधानीपूर्वक रखा गया था। तो जब्त व्यवस्था के बारे में कारण जो दिया हुआ है यह सही है, लेकिन गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है यह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जराऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को बीना बजाते हुए चित्रित किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, जो कि बिल्कुल सही है। पहला कथन सही दिया हुआ है। दूसरा कथन है कि शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता था जहां सभी सद्भाव के साथ रहते थे। कथन बी भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही है और ए की सही व्याख्या बी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था। तो केरल की विविधता और वहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में इब्न बतूता ने लिखा था। जब वह अपने भारत यात्रा पर था तो उन्होंने केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में लिखा था। और अगर पूछे कि इब्न बतूता भारत कब आए थे, तो इब्न बतूता 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से आया हुआ यात्री था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था। तो अकबरनामे के अनुसार सूबेदार राजनीतिक और सैनिक कार्य को देखते थे। तो अकबरनामा अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सूबेदार का जो कार्यभार बताया गया है उसमें है कि राजनीतिक और सैनिक कार्य वो करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणीक्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी। तो पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए जो श्रेणीक्रम व्यवस्था मुगलों ने लागू किया था उसे मनसबदारी प्रथा कहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। यह बिल्कुल सही है कि मोहम्मद तुगलक का आलोचना किया गया। शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर उन्होंने बैठाया, उसके लिए उनका बहुत ही ज़्यादा आलोचना हुआ था। और उसके बाद है कि यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। जी बिल्कुल, ये कथन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। कथन बी भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलान के लिए है कि सैनिक वेतनाधिकारी को क्या कहा जाता था। तो सैनिक वेतनाधिकारी को बख्शी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक को क्या कहा जाता था। धार्मिक परिश्रम के प्रशासनिक को सदर कहा जाता था। और सेना नायक जो होते थे, सेना नायक को फौजदार कहा जाता था। सेना नायक को फौजदार कहा जाता था। और नगर में जो होते थे संरक्षक, उसे कोतवाल कहा जाता था। तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 सभी में है। सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 इसमें और इसमें है। बी का 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकारी क्रम चुने। तो सबसे पहले इसमें तुर्की आ जाएगा, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाए गए। यह बिल्कुल सही है। और कथन भी है मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कथन बी भी सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग जो है सो डिजाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके दक्षिण में था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाग कहाँ था। तो चबूतरे के दक्षिण में था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने खासो आम की वास्तु विशेषताएं कैसे यह विचार देती है कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो दीवाने खासों का जो आम वस्तु की विशेषता है वह कैसे उससे स्पष्ट होता था कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता था। तो ए में है कि जनसभा कक्ष मस्जिद के सदृश बनाया गया। जनसभा कक्ष जो है सो मस्जिद के सदृश बनाया गया, जो कि सही है। उसके बाद है राजा के बैठने का ऊंचा सिंहासन यह दर्शाता था कि वह सबसे ऊपर है। यह गलत है। और ऑप्शन सी है कि सिंहासन को इस तरह रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा के सामने दिखता था, जो कि सही है। तो ऑप्शन ए और सी सही है। तो ऑप्शन ए और सी ऑप्शन बी में दिया है।
तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। 280 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।